नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओने स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल को पढ़ा, उसके बाद वाले वीडियो में हमने महाजनपद को पढ़ा। उसी की कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए और मगध साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। मगध साम्राज्य का उदय। जैसा कि आपने कल देखा था कि सबसे बाद में दो ही महत्वपूर्ण महाजनपद बच गए थे, अवंती और मगध, जिसको कि मगध ने अवंती पे बाद में विजय प्राप्त कर ली है और अवंती को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया है। तो वैसे चार, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि चार महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में एक महाजनपद मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरा है। ठीक है, तो अब मगध साम्राज्य के उद्भव में हम कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसका कालखंड हम देखें तो कालखंड इसका 544 बीसी के बाद में पड़ता है। ठीक है, 544 बीसी के बाद में इसका कालखंड पड़ता है। 544 से 492 का कालखंड किसका रहता है? बिंबिसार का। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला इसमें वंश देखेंगे तो सबसे पहला वंश इसमें कौन सा आ रहा है? हर्यंक वंश। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश आ रहा है, वो कौन सा है? हर्यंक वंश। इसके बाद भी क्या आएगा? शैशुनाग वंश। इसके बाद में शैशुनाग वंश आएगा और लास्ट में नंद वंश। तो हर्यंक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश। हम सबसे पहले हर्यंक वंश को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये मगध शब्द जो है ये अथर्ववेद में आया है। अथर्ववेद में मगध शब्द की चर्चा है। ठीक है, तो अथर्ववेद में मगध शब्द की चर्चा आई है। अब हमें हर्यंक वंश को लेके चलते हैं। तो हर्यंक वंश मगध साम्राज्य के उदय में सबसे पहला वंश जिसकी भूमिका है वो है हर्यंक वंश। अब देखिए, हर्यंक वंश से संदर्भित चीज़ों को हम देखेंगे, ज़्यादा हम इसमें कहानियों पे नहीं जाएंगे, वो मेंस का पार्ट होता है, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है। आपने देखा है कि हर्यंक वंश, इसमें जो पहला शासक उभर के आता है वो है बिंबिसार। दोस्तों, हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन जाएं। मेंस के स्तर पे जब आएंगे तो इससे संदर्भित कैसे कैसे उद्भव हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन अभी देखेंगे तो इसका सबसे सर्वप्रमुख शासक कौन रहा है? ये है बिंबिसार। बिंबिसार सबसे प्रमुख शासक रहा है और अभी तक जितने भी शासक रहे हैं, जितने भी राज्य की संकल्पना आपने देखी है महाजनपद काल से संदर्भित, उसमें सबसे शक्तिशाली भी बिंबिसार ही रहा है। अभी तक में सबसे शक्तिशाली बिंबिसार को आप देखेंगे। तो अब दोस्तों, बिंबिसार का ये है कि बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की। हालांकि आप देखेंगे तो कहता है, पुराणों के अनुसार शिशुनाग को कहता है कि शिशुनाग ने हर्यंक वंश की स्थापना की, लेकिन ये चीज़ें जो है पुराणों में दी गई हैं। लेकिन इसका जो सही साक्ष्य यही है कि बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की, जिसका कालखंड 544 से 492 बीसी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि बिंबिसार को ही श्रेणिक बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि श्रोणिक किसकी उपाधि दी गई है? तो बिंबिसार को ही हम श्रेणिक बोलते हैं या श्रोणीय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिंबिसार ने इसने कुछ अपने अलग से ही भी बहुत सारे एक्टिविटीज के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसमें सबसे प्रमुख इसकी भूमिका रही है वैवाहिक संबंधों की भूमिका। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार रखा। जो इसी वैवाहिक संबंध को आगे जारी रखता है अजातशत्रु भी, जो इसका पुत्र रहा है। तो ये वैवाहिक संबंध से क्या हुआ? तो इसने कौशल की राजकुमारी, कौशल नरेश की पुत्री थी महाकौशला, यही परसेनजीत की बहन भी थी।
तो महाकोशला से इसने शादी किया, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कोशल महाजनपद की ये थी, कोशल नरेश की पुत्री महाकोशला से मतलब बिंबिसार ने शादी किया। और इसी विवाह के फलस्वरूप इसे काशी का गांव दहेज में प्राप्त हुआ। काशी का गांव दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। और इसी काशी गांव की जो सालाना इनकम जो हुआ करती थी वो 1 लाख सिक्के हुआ करती थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि महाजनपद काल से हमें मुद्रा की प्राप्ति मिलती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, और इसका कालखंड आप देख लें तो यही काशी गांव की जो आमदनी थी वो प्रतिवर्ष 1 लाख सिक्के की थी। तो इससे क्या हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये चीज़ें जो है हम आगे देखेंगे। अजातशत्रु ने क्या किया कि कौशल को फिर से कौशल पे आक्रमण किया जब उस समय डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ तो, और बाद में काशी को भी अपने राज्य में इसने मिला लिए थे। ये अजातशत्रु ने किया था। लेकिन अभी ये बिंबिसार को दहेज के रूप में ये चीज़ें मिली हुई हैं। फिर इसने क्या किया कि मद्र की राजकुमारी थी, मद्र की राजकुमारी क्षेमा, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से इसने वैवाहिक संबंध बनाए। तो वहाँ तक भी आप देखिए, उस जो जैसे कोई भी आक्रमण करता था तो मद्र देश का भी सहयोग इसे मिलने लगा। तीसरा विवाह जो इसने किया है जिससे कि अजातशत्रु की उत्पत्ति हुई है वो क्या है, वो है वैशाली की, वैशाली ये चेटक की पुत्री थी, चेलन्ना, चेटक की पुत्री चेलन्ना थी। इसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो चेटक था उस समय, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 कुल थे लेकिन मुख्यतः 3 बच गए थे। तो उसी में जो है वैशाली का चेटक जो था उसी की पुत्री थी चेलन्ना। इसी से अजातशत्रु का जन्म होता है। अजातशत्रु का जन्म जो है चेलन्ना से ही होता है, जो आगे चल के मुगल साम्राज्य का सम्राट बनता है। तो अजातशत्रु इसी के गर्भ से पैदा लेता है। तो वैशाली में 3 जगह इसने किए, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से, वैशाली की मतलब वैशाली चेटक की पुत्री इस चेलन्ना से, और महाकोशला कौशल नरेश की पुत्री से जो बिंबिसार की बहन होती है। तो 3 शादियाँ इन्होंने की। अब देखिए ये एक साम्राज्य विस्तार का एक इनका अपना मत रहा है कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाए। ये चीज़ें बहुत ही नई थी उस समय के राजनीति में, लेकिन इस चीज़ों को बिंबिसार ने समझा और वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम आगे देखते हैं कि इसी ने राजगृह की स्थापना की। चूँकि इसकी राजधानी कहाँ रही है, हर्यंक वंश की राजधानी जो है गिरिव्रज रही है, गिरिव्रज, इसी को राजगृह बोलते हैं, गिरिव्रज या राजगृह। यही स्थापनाकर्ता कौन है, यही बिंबिसार है। तो इसी ने राजगृह की स्थापना की। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, और इसने उसी को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद देखिए इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया। अंग का जो शासक था ब्रह्मदत्त, अंग की राजधानी चंपा जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो अंग का शासक हुआ करता था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने हराया और यहाँ पे अजातशत्रु को उपराजा बना दिया। भागलपुर का जो क्षेत्र हमने जो बताया था अंग से संदर्भित रहा है, आप इसकी चर्चा जो है महाभारत काल में भी देखते हैं। तो अंग का शासक ब्रह्मदत्त था, इसको हरा के इसी ने अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बना दिया। चूँकि आप जहाँ तक जानते हैं कि ज्येष्ठ अधिकार से संदर्भित उस समय कॉन्सेप्ट चला करते थे, वही राजा हुआ करता था। तो ये पहले से ही विदित था कि हाँ आगे चल के अजातशत्रु ही राजा बनेगा। तो अजातशत्रु जो है वो अंग का यहाँ उपराजा इसको बना दिया गया। तो उपराजा बना अजातशत्रु, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था, बिंबिसार की स्थिति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उस समय हो गई थी। राजा के रूप में ये बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो इसने क्या किया कि एक ग्राम भोजकों की सभा बुलाई। ये 50,000 ग्राम भोजक की सभा बुलाई। किसने? बिंबिसार ने। ये क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित यही करता है कि इसकी स्थिति चूँकि बहुत ही शक्तिशाली राजा की थी, तो कोई उस तरीके का
विरोध नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 50,000 ग्राम बुजुर्गों की सभा किसने बुलाई, ये भी क्वेश्चन है। ये बुलाई किसने, बिंबिसार ने। अब देखिए इसने एक सबसे मतलब बहुत ही ये वाकया फेमस ये, और इससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इसका एक राज्य वैद्य हुआ करता था, जीवक। तो जब चंड प्रद्युत, जब अवंती का शासक जो चंड प्रद्युत था, उसको पीलिया की बीमारी जब हो जाती है तो वो जो है इसकी सूचना बिंबिसार को मिलती है। तो अपने राज्य वैद्य को, जो जीवक को वो भेजता है कहाँ पे, चंड प्रद्युत के मतलब मेडिकल सहायता के लिए। तो उसके स्वास्थ्य का लाभ दे के, और जीवक जो है दोनों में अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के लिए अपने राज्यवत जीवक को इसने भेजा था, यही बिंबिसार ने। तो ये चीज़ें हमने बिंबिसार से संदर्भित देखी, जो क्वेश्चंस हमको एग्जामिनेशन हॉल में आते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए मगध साम्राज्य की स्थापना से संदर्भित एक चीज़ देख लेते हैं। तो ये कहता है क्या कि बृहद्रथ जो है वो हर्यंक वंश का संस्थापक रहा है, लेकिन अब बृहद्रथ कौन है, तो वसु का पुत्र है, जरासंध का पिता है। जो जरासंध आप देखते हैं महाभारत काल में, तो जरासंध का पिता है। ये जो है ये महापुराणों के अनुसार में, महाकाव्यों में ये वर्णित है, लेकिन ये जो है ये पुराणों के द्वारा है। आप देखिए तो ये हर्यंक वंश का जो स्थापना करता कौन सा है, तो ये है बिंबिसार, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अजातशत्रु पे। इसका कालखंड देखेंगे आप तो 492 से 460 BC, 544 से 492 बिंबिसार का कालखंड था। इसका कालखंड रहा है 492 से 460 BC, मतलब ईसा पूर्व। अब इसमें क्या है कि इसने क्या किया कि साम्राज्यवादी नीति जो उसके पिता ने अपना रखी थी वो जारी रखी। उसने ही क्या किया कि जैसे उसने एक तरीका अपनाया था साम्राज्य विस्तार का वैवाहिक स्थिति को लेके, तो वही वैवाहिक संबंध इसने भी स्थापित किए। अब हुआ क्या कि अब इसकी हत्या तो कर दी थी बिंबिसार की इसके पुत्र अजातशत्रु ने। ऐसा माना जाता है कि मतलब पुराण कहते हैं क्या कि ये बंदी बना लिया गया और बिंबिसार को इसने बंदी बना के कैद में डाल दिया। लेकिन ऐसा है कि इसकी हत्या इसने कर दी थी, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो अजातशत्रु ने जब उसकी हत्या कर दी है तो ये चीज़ें जो है कौशल नरेश को पता चलती हैं। तो प्रसेनजीत की बहन चूँकि होती है महाकोशला, तो ये दोनों में क्या है कि डिस्प्यूट हो जाता है। चूँकि उसके अनुसार प्रसेनजीत क्या ये जीजा हुआ, तो जब उसकी मतलब बहन को, प्रसेनजीत की बहन को जब बहुत ज़्यादा झटका लगता है तो वो क्या करता है कि उस समय काशी से मतलब इस पे आक्रमण किया जाता है। तो अजातशत्रु जो है बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता है। इसने कुछ युद्ध में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं, जैसे रथ मूसल, महाशिलाकंटक। तो ये क्या करता है कि महाशिलाकंटक या महाशिलाकंटक, रथ मूसल, ये सारे प्रयोग ये करता है। महाशिलाकंटक, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, रथ मूसल, तो ये सारे प्रयोग जो है ये युद्ध में करता है। महाशिलाकंटक क्या हुआ करता था कि बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, वो पहाड़ियों पे जब दूसरे की सेना मतलब सामने वाले विपक्षी सेना जब आती थी तो बाहर बड़े बड़े पहाड़ियों से जो है बड़े बड़े पत्थर जो है उनके ऊपर डाले जाते थे। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग यही अजातशत्रु करता है। तो उसके बाद में जब कौशल से इसकी लड़ाई जब होती है, मतलब दोनों एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं, तो उसी में क्या करता है कि ये काशी को जीत लेता है, मतलब कौशल राज्य को हराता है और काशी को जीत लेता है। तो जो काशी का क्षेत्र दहेज में था वो काशी जो है इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। जीत लिया तो फिर साम्राज्य में इसने मिला लिया, तो इससे साम्राज्य का विस्तार इसका होते रहा है। तो काशी को इसने जीत लिया। अब चलिए आगे आइए। अब बारी थी किसकी, लिच्छवी गणराज्य की। लिच्छवी गणराज्य जो है बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, उसे कोई हरा पाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इसने साम दान दंड भेद सारी नीतियां अपनाई अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। तो इसके दो कूटनीतिक
जो थे वो अधिकारी गण हुआ करते थे। ये वसस्कार, एक था वसस्कार और एक था सुनिध। इसी को वर्षकार बोलते हैं या वसस्कार बोलते हैं, और सुनिध, ये दो इसके राज अधिकारी हुआ करते थे। इन दोनों के मदद से क्या किया इसने, अजातशत्रु ने, कि उसमें फूट डलवा दी। जो गणसंघ था लिच्छवियों का, उसमें इसने क्या किया कि फूट डलवा दिया, और फूट डलवा के उसके बाद में फिर अपनी स्थिति इसने मजबूत कर ली, और मजबूत करके वैशाली को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। मतलब वहाँ आक्रमण किया, और चूंकि फूट पर ही डाल ही दिया था, और फूट में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, वसस्कार और सुनिधि की। तो उसके बाद में क्या करता है, ये वैशाली को भी अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लेता है। तो दो जगह आपने देखा, काशी को हस्तगत किया इसने और वैशाली को हस्तगत किया। ठीक है, अब चलिए, ये इसी के समय में आप देखिएगा, अजातशत्रु के ही समय में, उसके शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ है वो कब हुआ है, इसी के शासन काल में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके शासन काल में मिला है, तो ये मिला है किसमें, ये अजातशत्रु के शासन काल में। उसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। अब इसने एक काम और किया, इसने क्या किया कि प्रथम राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। क्योंकि ये बौद्ध मत का प्रतिपादक था, बौद्ध धर्म को मानता था, तो ये क्या किया कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति, इसने प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने आयोजित करवाए राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीति का आक्रमण, वो आयोजन उसने करवाया, और उसी में जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसी तरह आप आगे आएंगे तो वो देखेंगे, तो वो सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी है, वही चीज़ें आपको यही मिलेंगी। अब देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक होता है, तो तीसरा, अब ये अजातशत्रु जो है ये कहीं अपने ही राजधानी के आसपास घूम रहा था, तो किसी व्यक्ति ने इसकी चाकू मार के हत्या कर दी। तो उसके बाद में क्या है, ऐसे माना जाता है कि उदयन ने इसकी हत्या की। इस वंश को ये देखिए, ये जो हर्यंक वंश है, ये हर्यंक वंश को ये पितृहंता वंश भी बोलते हैं। इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सारे शासक जो भी बनने की चाह रखते हैं, वो अपने पिता को जब तक गद्दी से हटाएंगे नहीं, तब तक वो वहाँ के राजा नहीं बन पाएंगे। तो उस तरीके से बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने कर दी। हालांकि उसमें मत है भिन्न भिन्न, लेकिन ये माना जाता है कि हत्या ही किया गया। वो जैसे पुराण में कहा जाता है कि बिंबिसार को इसने जेल में, कैद खाने में डलवा दिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी हत्या अजातशत्रु ने की अपने मतलब राजा की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से आप देखिएगा तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। लेकिन ऐसा आप बहुत जगह वर्णित पाएंगे कि अजातशत्रु जो है अपने राजमहल के आसपास ही अपने राजधानी में ही घूमा कर रहा था, उसी समय कोई व्यक्ति आया, उसको चाकू से उसकी हत्या कर दी। चाहे जो भी हो, कालखंड आता है उदयन का 460 से 444 बीसी का, ये इसका कालखंड रहता है। आपने देखा 492 से 460 किसका रहता है, अजातशत्रु का। 460 से 444 बीसी इसका कालखंड रहता है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र जो आगे चल के शेरशाह के समय पटना हो जाता है, तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आते रहा है। यही उदयन ने ही, उदयन या उदयभद्र, इसको पुराणों में आप देखिएगा उदयभद्र नाम, उदयन इसका नाम है, उदयभद्र पुराणों में मिलेगा आपको। तो पाटलिपुत्र, यही इसी को कुसुमपुर भी बोलते थे, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। तो पटना का सब प्राचीनतम नाम क्या था, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, और इसकी स्थापना किसने की, उदयन ने। तो अभी तक क्या हुआ करता था, इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी। तो बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में राजधानी कहाँ रही है, तो ये रही है राजगिरी में या गिरिब्रज में। और इसने क्या किए कि राजधानी को परिवर्तित कर दिया उदयन ने, और ये लेके आ गया कहाँ, पाटलिपुत्र में।
पाटलिपुत्र जो है वो बहुत ही सुरक्षित जगह, आप देखिएगा प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुरक्षित है। तो ये सोन और गंगा नदी के संगम पे है, सोन और गंगा नदी के संगम पे है। तो नदियों से इसकी सुरक्षा होती है। नदियाँ बहुत बड़ी थी उस समय, तो उस समय कोई इस तरीके की प्रवृत्ति का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था कि बड़े बड़े नाव से जो है उसको वो करते हुए और उसको पार किए जाए। तो उधर जो है सेना लगी रहती थी, और कोई भी अगर उसके जो विपक्षी थे, जो हमला उस पर करने वाले होते थे, तो बहुत दूर से ही देख लिया जाता था। तो इसलिए जो है इसको इसने, उदयन ने पाटलिपुत्र के प्राकृतिक महत्ता को देखते हुए, सुरक्षात्मक अपने चीज़ों को देखते हुए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते रहा है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा देर ज़्यादा आपको इसका डिस्कस किया। ठीक है, अब चलिए, उदयन की भी हत्या हो जाती है, और ये सभी की हत्या ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उदयन की भी हत्या हो जा रही है। उसके बाद में इसके 3 पुत्र रहते हैं जो बारी बारी से शासन करते हैं, मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक। कौन कौन है? मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक। उसमें भी नागदशक लास्ट में यही शासक रहता है। तो नागदशक जो है हर्यंक वंश का लास्ट शासक होता है। तो जनता क्या है कि पितृहंता वंश से बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो है इनको नापसंद करती थी, और चूँकि कर वगैरह भी इन लोगों ने ज़्यादा लगा रखे थे, तो जनता जो है इनसे नाखुश थी, और जनता इन लोगों को हटा के और दूसरा शासक लाती है। कौन? यही है शेषुनाग या शिशुनाग। तो जनता में एक आक्रोश है, तो उसने क्या किया, नागरिक सभा बुलाई जनता ने, और नागरिक सभा में यही अमात्य हुआ करता था। किसका? ये नागदशक का। नागदशक का अमात्य था शिशुनाग। ये बनारस का उस समय गवर्नर हुआ करता था, नागदशक का। तो बनारस का गवर्नर हुआ करता था। तो यही शिशुनाग को क्या करता है, नागरिक सभा बुला के और इसको राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रथम ये राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ ये अमात्य है शिशुनाग। तो हर्यंक वंश का दूसरा, हर्यंक वंश के बाद में जो शासन आता है वंश से संदर्भित, वो है शिशुनाग वंश, जिसका कालखंड कब से है? तो शिशुनाग का कालखंड 412 से लेके 344 बीसी तक है। ठीक है, शिशुनाग वंश का है ये, 412 से 344 बीसी इस वंश का कालखंड है। अब इसने क्या किया, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है शिशुनाग ने। ये क्या किया, अवंती पे विजय प्राप्त की, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, महाजनपद काल से ही। चंड प्रदूत अवंती का शासक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, जिसके लिए जीवक को भेजा है किसने? बिंबिसार ने, उसके पीलिया रोग के इलाज के लिए। वही अवंती का शासक अवंती वर्धन है अभी। शिशुनाग वंश का शासक कौन है? ये है शिशुनाग, और अवंती वर्धन जो है वो शासक है अवंती का। इसको इसने जीत लिया। तो अवंती को क्या किया, मगध साम्राज्य में मिला लिया किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग कहें या शेषुनाग कहें, दोनों उसी के नाम है। आपको कहीं कहीं शिशुनाग मिलेगा, कहीं कहीं शेषुनाग मिलेगा। तो ये शिशुनाग वंश का संस्थापक रहा है। तो अवंती को इसने जीत के मगध में मिला लिया। ठीक है, अब क्या है, वत्स, आप जहाँ तक जानते हैं वत्स की, ये अवंती जो है वत्स से संदर्भित है, तो वत्स भी जो है वो मगध के अंतर्गत आ गया। अब इसने क्या हुआ कि इसने राजधानी जो बनाई, इसी ने राजधानी वैशाली को बनाई है। ये आया शिशुनाग, तो इसने वैशाली को राजधानी बना दिया। राजधानी के रूप में इसने वैशाली को बना दिया, जो कि उदयन अभी तक और उदयन के बाद में जो तीनों थे वो पाटलिपुत्र को रखे हुए थे। ये आके यहाँ पे राजधानी परिवर्तित होती है और वैशाली को इसने राजधानी बना दिया। फिर अब देखिए, इसके बाद में आता है कालाशोक। तो इसी शिशुनाग वंश का है ये कालाशोक। कालाशोक ने फिर से राजधानी परिवर्तित कर दी, और ये फिर पुनः पाटलिपुत्र ही राजधानी लेके चला गया। और पाटलिपुत्र जब ये लेके गया, तो आगे आने वाले समय में पाटलिपुत्र ही राजधानी रह जाती है। 2 बार राजधानियाँ चेंज हुई हैं। एक समय बिंबिसार राजा शत्रु के समय में हम देखते हैं कि राजगिरी रहा है, उसके बाद उदयन पाटलिपुत्र कर देता है। फिर आप यहाँ पे आप देखते हैं तो वैशाली कर देता है शिशुनाग, और यहाँ पे आके देखिएगा तो कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र लेके चला जाता है।
तो पुनः पाटलिपुत्र में ये राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड बौद्ध संगीति जो है इसी के समय में होती है। तो कहाँ होती है? जो हमने अभी अभी आपको बताया वैशाली, उसके अध्यक्ष कौन है? वो सुबु कामी। अब देखिए इसकी भी हत्या हो जाती है। सभी शासक की इस समय क्या है, चूँकि शासक जो है अभी सुरक्षा और अपने जो है बॉडीगार्ड्स वगैरह लेके नहीं चल रहे होते हैं। ये चीज़ें आपको मौर्य काल में दिखेंगी और इसी का कंसेप्ट जो है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपने पढ़ा होगा कि स्त्रियों का एक घेरा हुआ करता था, वो जो है स्त्रियों में उसमें गुप्तचर भी हुआ करती थी, और तो स्त्रियों का घेरा बना के और मतलब अपने बॉडीगार्ड को लेके चला करता था। इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा लेके, चूँकि लगभग सभी की हत्या ही हो रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ें, तो इसकी भी हत्या कर दी गई। और जब हत्या कर दी गई तो फिर महापद्यनंद आता है। और महापद्यनंद जिसको कि एक राट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चंस आते रहा है, एक राट या एक छत्र बोलते हैं या सर्व छत्रांतक बोलते हैं, सर्व छत्रांतक, ये सारे इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, महापद्यनंद ये होता है बहुत सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ पे आता है उभर के, और इसने आते ही और ये पूरे तरीके से मतलब सभी साम्राज्यों में इसके नाम का खौफ चला जाता है। इसीलिए इसने अपनी 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 उपाधि रखी, एक राटनंद सर्व छत्रांतक, ये सारे जो है एक छत्र, ये सारा जो है उपाधि ये धारण करता है। तो अब चलिए नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ऐसे देखिए, आप देखिएगा पुराणों में तो ये कहा जाता है कि महानंदिन का कि जो स्त्री, मतलब स्त्री नहीं आप कहिए, मतलब महानंदिन का संबंध एक शूद्र स्त्री से रहता है, और उसी महानंदिन का ये जो है पुत्र हुआ करता है। तो ये जो है आपको पुराणों में मिलेगा कि महानंद मतलब शूद्र कन्या से उत्पन्न महानंदी था, लेकिन पाली ग्रंथ में देखेंगे आप तो उग्रसेन का ये पुत्र था। तो ये चीज़ें आपको जो देखने को मिलती हैं, और ये बात भी सही है कि महानंदिन जो है इसकी एक मतलब महिला वो होती थी, वो उसका नाम क्या था? तो नाम ये मतलब शूद्र स्त्री हुआ करती थी, उसी से इसकी उत्पत्ति होती है किसकी? महापद्मनंद की। तो महापद्मनंद जो है चाहे जो हो, बस ये आप जाने कि नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद, और इसकी जो उपाधि रही है वो उपाधि एक राट, एक छत्र, सर्व छत्रांतक, ये सारी उपाधियां इसने ग्रहण की हैं। अब चलिए इसके बाद में आता है किसका कालखंड? अब आता है दूसरा, तो नंद वंश में दूसरा धनानंद। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ देख लें आप। महापद्मनंद ने पहली बार कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया इसने। तो अभी तक क्या क्या चीज़ें जो थी वो पिछले बार देख ही लिया आपने। काशी जीत लिया गया है, वैशाली जीत लिया गया है, अवंती जीत लिया गया है। अब कलिंग बहुत ही मतलब उस समय मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये राज हुआ करता था कलिंग। तो कलिंग को जीता किसने? महापद्मनंद ने। और कलिंग को जीता तो एक खारवेल का, जो कलिंग का शासक खारवेल था, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें इसकी चर्चा मिलती है कि जब महापद्मनंद ने कलिंग को जीता तो वहीं पे नहरों का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया? तो ये महापद्मनंद ही है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे क्या किया इसने कि मतलब उस जीत के लिए, उस जीत के रूप में उसने क्या किया कि जिनसेन की मूर्ति को वहाँ पे, जो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं, जिनसेन की मूर्ति को आप वो कलिंग से उठा के कहाँ लाता है? अपने राज्य मतलब मगध में लेके आता है। ठीक है, तो जिनसेन की मूर्ति को उठा के लाने वाला, नहर बनवाने वाला, ये सब कौन है? ये है महापद्मनंद। अब पाणिनि की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी थी। तो पाणिनि जो है वो क्या है? प्रथम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के यही रचयिता है। कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो पाणिनि है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, और अष्टाध्यायी जो है वो
संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। तो पाणिनि जो थे वो वही महापद्यनंद के मित्र भी थे, मतलब उनके दरबार में भी रहते थे। तो पाणिनि जो है महापद्यनंद के मित्र थे, मतलब उसी के समकालीन थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि पाणिनि जो है किस शासक से संबद्धता उनकी रही है, तो वो कौन है? महापद्मनंद। चलिए अब धननंद पे आते हैं। तो महापद्मनंद ने बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था, और धननंद जो था वो आया, वो भोगी विलासी प्रवृत्ति का था, मतलब उसमें विलासिता की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। इसने आते ही क्या किया कि कर के दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कर के दर को बढ़ा दिया, उसके बाद में फिर कोई भी लोकप्रिय या कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया करता था ये जो जिससे जनता का भला हो। तो ये लोकप्रिय नहीं रह गया जनता में। तो जो उसकी जो जनता थी धनानंद की, तो धनानंद की जनता इससे रुष्ट हो गई, और चूँकि सेना भी बहुत बड़ी थी तो प्रतिकार भी नहीं कर पा रही थी। जैसे कि कैसे देखा हमने कि शिशुनाग को लाने के लिए क्या किया गया, एक नागरिक सभा बुलाई गई, लेकिन यहाँ तक आते आते शासक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अब नागरिकों की यहाँ पे भूमिका नहीं रहती है। लेकिन नागरिक जो है, उसके जो भी जनता है, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जो है अपने पद पे बना रहे। तो इसी ने क्या किया, कुछ गलतियाँ इन्होंने कर दी। तो एरोगेंसी तो इसमें थी ही, बहुत ही घमंड में रहा करता था। इससे संदर्भित आप देखेंगे मौर्य वंश का कैसे उदय होता है और चाणक्य का कैसे ये अपमान करता है। तो एक सीरियल बनी थी चाणक्य, उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको उसमें दिखाया गया है। तो धनानंद के ही दरबार में चाणक्य जाते हैं, और धनानंद क्या करता है कि इनका अपमान कर देता है, अपमान करता है। तो यही चाणक्य जो है, इसने क्या किया, ये एक मतलब इस चाणक्य ने, धनानंद जब इसका अपमान करता है तो इसने शपथ लिया, और वहीं पे मतलब इसके दिमाग में आया कि इसको किसी भी हाल में इसको यहाँ से उतार के रहेंगे, मतलब इस गद्दी से हटा के रहेंगे। ये सारे प्रकरण आप जो है आगे देखेंगे मौर्य काल में। तो ये जो है चाणक्य का अपमान करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, अग्रमिज या जेंड्रमिज जो है, ग्रीक में अग्रमिज या जेंड्रमिज किसको कहा गया है? तो यही धनानंद है। धनानंद को ही अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा है ग्रीक लेखकों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये हमने आपको इसकी चर्चा कर दी। अब देखिए इसी के समय में, धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वैदेशी आक्रमण। तो सिकंदर का आक्रमण जो है वो इसी के समय होता है, धनानंद के समय ही। और इससे भी संदर्भित मतलब बहुत ही मजेदार वाक्य है कि जब उसकी सेना जो है इतना, तो इसका चूँकि बहुत ही बड़ी सेना थी धनानंद के पास, तो सिकंदर की सेना जो है ये चीज़ें सुन रखी थी उसने, तो वो भयभीत हो गई थी। इसलिए ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया। हालांकि उससे संदर्भित बहुत सारे आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी है कि उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि सिकंदर की सेना भी उससे जो है एक तरह से समझिए तो डर गई थी। इसीलिए इसने ब्यास नदी को पार करने पे अधिकार भी कर दिया था, और वहीं से सिकंदर लौट जाता है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। तो ये सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है? धनानंद के समय में है। अब देखिए इसके दो जैन अमात्य थे, इसकी ये जो है नाम पूछते रहा है। तो स्थूलभद्र या सटकाल, स्थूलभद्र, और दूसरे हैं कौन? सटकाल। ये जैन अमात्य थे किसके? धनानंद के। उसके बाद में देखिए नंद वंश में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, जिसमें कौन कौन हैं? वर्ष हैं, उपवर्ष हैं, वररुचि हैं, कात्यायन हैं। तो ये जो है ये धनानंद के समय में और महापद्मनंद के समय में, मतलब नंद वंश से ये संदर्भित रहे हैं। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन, तो ये सारे जो है नंद वंश से संदर्भित रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो है आज मगध साम्राज्य का उदय पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद में ही यही नंद वंश का समूल नाश होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसमें चाणक्य की भूमिका रहती है। और फिर मौर्य वंश का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास में बहुत ही मतलब महान वंश के रूप में और बहुत ही महान शासक के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारी संस्थाओं
का जन्म होता है और साम्राज्य का एक ओवरऑल जो कंसेप्ट होता है, जो वो साम्राज्य के कंसेप्ट आपको यहाँ को पे देखने को मिलेंगे। साम्राज्य कैसा होना चाहिए, ये सारे विचार आपको यहीं देखने को मिलेंगे। उस तरह के साम्राज्य भी देखने को मिलेंगे और ये भी देखने को आपको मिलेगा कि भारतीय इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य फिर ना पीछे कभी रहा ना आगे कभी हुआ। इसके लिए अंग्रेजों ने भी सपना देखा, लेकिन वैसा साम्राज्य बन नहीं पाया। वो साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में जो है मौर्य वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।